Welcome to Code and Capital. नमस्कार और स्वागत है। आज 1 फरवरी 2026 रविवार का दिन और आज भारत का केंद्रीय बजट पेश किया गया है। जी। आज हम इसी 2026-27 के बजट की एक एक परत खोलकर देखने वाले हैं। और ये पड़ताल सिर्फ वित्त मंत्री के भाषण तक ही सीमित नहीं रहेगी। हमारे पास भाषण के जरूरी हिस्से तो हैं ही, लेकिन साथ में बजट के आते ही शेयर बाजार में जो एक तरह से सुनामी आई, उस पर ताज़ा रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ। और तो और इंडस्ट्री की संस्था CII ने क्या सिफारिशें दी थी और बीमा और टैक्स सुधारों पर जो विश्लेषण आए हैं, वो सब भी हमारी मेज पर है। बिल्कुल। तो आज का मिशन साफ है। इस बजट की बड़ी तस्वीर क्या है? सरकार की सोच में क्या कोई नया मोड़ आया है? और सबसे बड़ा सवाल, बजट वाले दिन ही बाजार में जो ये भूचाल आया, उसका असली मतलब क्या है? सही। चलिए शुरुआत करते हैं बजट की नींव से। भाषण में सरकार के एक संकल्प की बात हुई, जिसे 3 कर्तव्यों के फ्रेमवर्क में रखा गया है। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ऐसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को तेज और टिकाऊ बनाना। मतलब सिर्फ GDP का नंबर नहीं बढ़ाना, बल्कि देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी और कंपटीशन करने की ताकत को बढ़ाना है। यानी कि असली जमीनी काम पर फोकस। बिल्कुल। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और वो उनकी क्षमता का निर्माण करना। ठीक है। और तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ सबका विकास की सोच पर है, उसका लक्ष्य ये पक्का करना है कि देश के संसाधन और मौके हर किसी तक पहुंचे, कोई पीछे ना छूटे। समझ गई। तो ये तीनों कर्तव्य असल में सरकार के उस बड़े लक्ष्य विकसित भारत 2047 को हासिल करने का एक रोड मैप है। हाँ, ये अलग अलग वादे नहीं, बल्कि एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कह सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही शब्द है। ठीक है, तो ये तो हुई बजट की फिलॉसफी। अब आते हैं उस शब्द पर जिसने सबका ध्यान खींचा, रिफॉर्म एक्सप्रेस। तो इस एक्सप्रेस के बड़े बड़े स्टेशन कौन से हैं? सरकार का इंजन सबसे ज्यादा जोर कहाँ लगा रहा है? सबसे बड़ा और सबसे अहम स्टेशन है स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग। सरकार ने 7 खास सेक्टरों पर दाव लगाया है, लेकिन 3 की चर्चा सबसे ज्यादा है। अच्छा। सबसे पहले है बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा, ये नाम मुझे बहुत दिलचस्प लगा। सरकार अचानक इस पर इतना जोर क्यों दे रही है? क्योंकि भारत में देखिए, बीमारियों का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। अब डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारियां, ये जो नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, वो ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं। अच्छा। और इनके इलाज में जो दवाएं लगती हैं, जिन्हें बायोलॉजिक्स कहते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। मतलब अब हम सिर्फ दुनिया की फार्मेसी नहीं बने रहना चाहते जहां हम दूसरों की बनाई दवाएं बनाते हैं। नहीं, बल्कि अब हम नई और कॉम्प्लेक्स दवाओं की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में भी लीडर बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। इस योजना पर अगले 5 सालों में आप देखिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इसका मकसद ही यही है कि भारत बायोफार्मा का ग्लोबल हब बने। और इसका असर तो तुरंत दिखा भी। हाँ, बजट के ऐलान के तुरंत बाद सन फार्मा और बायोकॉन जैसी कंपनियों के शेयर ऊपर भाग गए। साफ है कि बाजार ने इस इरादे को हाथों हाथ लिया। अच्छा, दूसरा बड़ा ऐलान था सेमीकंडक्टर्स को लेकर। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ये पहले वाले से अलग कैसे है? फर्क जमीन आसमान का है। मिशन 1.0 का फोकस चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां यानी फैब्स लगाने पर था। लेकिन मिशन 2.0 पूरे इकोसिस्टम की बात करता है। यानी कि ये सिर्फ फाइनल चिप के बारे में नहीं है, बल्कि उस चिप को बनाने की पूरी रेसिपी और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में है। एकदम सही एनालॉजी है आपकी। अब जोर चिप बनाने के लिए जरूरी उपकरण, कच्चा माल, गैस, केमिकल्स और सबसे अहम भारतीय डिजाइन पर है। सरकार चाहती है कि पूरी सप्लाई चेन भारत में ही तैयार हो। और इसी से जुड़ा वो बजट बढ़ाने का ऐलान भी था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट बढ़ाकर सीधा 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और एक चीज जिसने मुझे सच में चौंकाया, वो था रेयर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान। हाँ, मैंने इसके बारे में पहले ज्यादा नहीं सुना था। ये सुनने में तो बहुत बड़ा आइडिया लगता है। आखिर ये है क्या? ये शायद इस बजट का सबसे बड़ा रणनीतिक कदम है। रेयर अर्थ मिनरल्स वो 17 तत्व हैं जो हर हाईटेक चीज की जान है। जैसे कि आपकी ईवी की बैटरी, मोबाइल फोन की स्क्रीन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, मेडिकल MRI मशीनें, सब कुछ इन्हीं पर चलता है। और अभी तक तो दुनिया इसके लिए चीन पर ही निर्भर रही है ना? बहुत ज्यादा।
आप मानकर चलिए लगभग 80-90% सप्लाई चीन से कंट्रोल होती है। बाप रे। ये कॉरिडोर जो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बनाए जाएंगे, वो इसी निर्भरता को तोड़ेगा। ये सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं है, ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल बीमा है। मतलब कल को अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स में फिर कोई बड़ा संकट आता है तो भारत अपनी ईवी बैटरी और डिफेंस उपकरण बनाने के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। वाह, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए है। और जाहिर है ये सब बनाने के लिए आपको वर्ल्ड क्लास सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे तो चाहिए ही होंगे। ऑब्वियसली, शायद इसीलिए इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का आंकड़ा इतना चौंकाने वाला है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले लगभग 18% ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक साफ मकसद है भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना। जो कि अभी बहुत ज्यादा है। बहुत। अभी ये हमारी जीडीपी का लगभग 13-14% है, जबकि विकसित देशों में ये 8% के करीब होता है। यही फर्क हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में महंगा बना देता है। और इसे कम करने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? कोई खास ऐलान? कई बड़े ऐलान हुए हैं, जैसे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जिनमें मुंबई, पुणे और हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बेहद व्यस्त रूट शामिल हैं। ओह, इससे तो काफी फर्क पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि इन शहरों के बीच सफर और माल ढुलाई कितनी तेज हो जाएगी। और जलमार्गों पर भी काफी जोर है, मैंने सुना। बिल्कुल, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने की योजना है। ये माल ढुलाई का सबसे सस्ता और एक तरह से सबसे क्लीन तरीका है। अच्छा। साथ ही कंटेनर बनाने के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए की एक अलग योजना है। हम शिपिंग कंटेनरों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। ये योजना उस कमी को पूरा करेगी। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा के अलावा छोटे उद्योगों यानी MSMEs के लिए भी एक नए नजरिए की बात हो रही है। हाँ, अब सरकार सब्सिडी और लोन से आगे बढ़कर सीधे हिस्सेदारी यानी इक्विटी देने पर जोर दे रही है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। सरकार अब छोटे उद्योगों को सिर्फ जिंदा रहने में मदद नहीं करना चाहती, बल्कि उन्हें चैंपियन बनाना चाहती है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक SME ग्रोथ फंड बनाया गया है। ये फंड उन MSMEs में हिस्सेदारी खरीदेगा जिनमें बड़ा बनने का दम है, और उन्हें कैपिटल और एक्सपर्टीज दोनों देगा। और ये कॉर्पोरेट मित्र वाला कॉन्सेप्ट क्या है? सुनने में काफी दिलचस्प है। हाँ, वो भी अच्छा है। मतलब छोटे शहरों के एंटरप्रेन्योर्स को कंप्लायंस के जंजाल से निकालने के लिए एक हेल्प डेस्क जैसा कुछ? काफी हद तक, हाँ। छोटे शहरों में MSMEs को अक्सर GST, PF, ESI जैसे नियमों का पालन करने में बहुत दिक्कत आती है। सही बात है। कॉर्पोरेट मित्र ट्रेन प्रोफेशनल्स होंगे जो इन छोटे उद्योगों को मामूली फीस पर इन सब मामलों में मदद करेंगे। इससे उनका सिरदर्द कम होगा और वो अपने असली काम यानी बिजनेस बढ़ाने पर ध्यान दे पाएंगे। चलिए, तो ये तो हुए वो नए इंजन जिन्हें रिफॉर्म एक्सप्रेस में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कुछ बड़े नीतिगत बदलावों की। मेरे ख्याल से इस बजट का सबसे साहसिक और शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला सुधार बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी देना है। निसंदेह ये एक लैंडमार्क फैसला है। अब तक बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 74% थी। जी। इसे 100% करने का असर बहुत गहरा होगा। सबसे पहले तो विदेशी पूंजी का एक बड़ा सैलाब आएगा। अब तक इस सेक्टर में करीब 82,000 करोड़ का FDI आया है। आगे ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। और एक आम ग्राहक के लिए इसका क्या मतलब है? ग्राहक के लिए इसके 3 सीधे फायदे हैं। पहला, ज्यादा चॉइस, कई नई ग्लोबल कंपनियां भारत में आएंगी। दूसरा, बेहतर सर्विस, कंपटीशन बढ़ने से मौजूदा कंपनियों पर भी अपनी सर्विस सुधारने का दबाव बनेगा। और तीसरा, नई तरह के प्रोडक्ट्स, जैसे कि हमें पे एज यू ड्राइव यानी जितना चलाओ उतना प्रीमियम दो जैसे इनोवेटिव बीमा प्लान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। क्या इससे हमारी अपनी भारतीय बीमा कंपनियों के लिए खतरा नहीं बढ़ेगा? ये एक जायज चिंता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी विदेशी कंपनियां आकर छोटी देसी कंपनियों को खत्म कर दें? देखिए, ये एक रिस्क है और इस पर रेगुलेटर को ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हम बैंकिंग सेक्टर का उदाहरण देखें तो विदेशी बैंकों के आने से भारतीय बैंकों ने भी खुद को अपग्रेड किया और आज वो ज्यादा मजबूत हैं। ये भी सही है। उम्मीद यही है कि कंपटीशन से पूरे सेक्टर की क्वालिटी सुधरेगी और इसका फायदा आखिर में ग्राहक को ही मिलेगा, और इससे बीमा की पहुंच भी छोटे शहरों और गांवों तक बढ़ेगी। ठीक है। एक और बड़ा मुद्दा जो बजट से पहले चर्चा में था, वो था सरकारी कंपनियों का भविष्य यानी विनिवेश। जी। इस पर CII की कुछ सिफारिशें भी आई थीं। जी, और वो सिफारिशें काफी प्रैक्टिकल थीं। CII का कहना था कि सरकार को मांग आधारित विनिवेश करना चाहिए, मतलब जिस कंपनी में निवेशकों की ज्यादा रुचि है उसे पहले बेचा जाए। डिमांड ड्रिवन ये तो समझ आता है। और टाइमलाइन को लेकर क्या सुझाव था? उनका दूसरा सुझाव था कि सरकार को 3 साल की एक रोलिंग पाइपलाइन का ऐलान करना चाहिए। इससे निवेशकों को पहले से पता होगा कि अगले 3 साल में कौन सी कंपनियां बिकने वाली हैं
और वो अपनी तैयारी कर सकेंगे। ताकि हड़बड़ी में बिक्री ना हो। बिल्कुल, हड़बड़ी में और कम दाम पर बिक्री से बचा जा सकेगा। CII का सुझाव था कि सरकारी हिस्सेदारी को एक बार में पूरा न बेचकर चरणों में घटाकर पहले 51% और फिर 26% तक लाया जाए। अच्छा। उनके एक विश्लेषण के मुताबिक सिर्फ लिस्टेड सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी 51% तक लाने से ही सरकार को लगभग 10 लाख करोड़ मिल सकते हैं। 10 लाख करोड़। जी, सोचिए ये रकम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। इन बड़े सुधारों के साथ साथ एक और अहम बदलाव टैक्स कानून में हो रहा है। 1961 का इनकम टैक्स एक्ट, जो शायद हमारे दादाजी ने भी पढ़ा होगा, अब आखिरकार बदला जा रहा है। हाँ, इसकी जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है। क्या? इसका मकसद टैक्स की दरें बदलना नहीं है। जी। सरकार ने टैक्स रेट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो फिर इसे बदलने का मकसद क्या है? मकसद एक ही है, जी। सिंप्लीफिकेशन। जी। कानून को आसान बनाना, उसकी भाषा को सरल करना। अच्छा। जैसे पुराने कानून में 819 धाराएं यानी सेक्शंस हैं, जी। नए कानून में इन्हें घटाकर 536 कर दिया गया है। जो जटिल कानूनी भाषा और बार बार दोहराई जाने वाली शर्तें थी, उन्हें हटा दिया गया है। कोशिश ये है कि एक आम टैक्स पेयर भी इसे समझ सके। चलिए, ये तो हुई बजट की बड़ी बातें, सुधार और लंबी अवधि की योजनाएं। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो कल से हर किसी की जुबान पर है। मार्केट क्रैश। रविवार को बाजार में खास ट्रेडिंग सेशन रखा गया। बजट भाषण चल रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था, बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, और फिर अचानक जैसे किसी ने फर्श खींच लिया हो। हाँ, सेंसेक्स 1500 से ज्यादा अंक गिर गया। आखिर हुआ क्या? इसकी एक ही और बहुत साफ वजह थी जिसने बाजार का पूरा मूड पलट दिया। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT में भारी बढ़ोतरी का ऐलान। STT? और ये चोट सीधे सीधे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी FNO सेगमेंट पर की गई थी। आंकड़े क्या कहते हैं? कितनी बढ़ोतरी हुई? आंकड़े बहुत सीधे और तीखे हैं। फ्यूचर्स पर STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। ये दुगने से भी ज्यादा है। बाप रे! और ऑप्शंस की बिक्री पर STT को 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। ये 50% की सीधे-सीधे बढ़ोतरी है। लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया? उन्हें पता था कि बाजार इस पर बुरी तरह रिएक्ट करेगा। यहीं पर सरकार की सोच को समझना जरूरी है। सरकार का साफ मकसद था जो छोटे निवेशक बिना सोचे समझे FNO में सट्टा लगा रहे हैं, उस पर रोक लगाना। अच्छा। सेबी का अपना डेटा बताता है कि FNO में ट्रेड करने वाले 93% रिटेल ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। 93%? जी, सरकार का संदेश बिल्कुल साफ था। हम लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं, दिन भर की सट्टेबाजी को नहीं। मतलब सरकार ने एक ही झटके में डे ट्रेडर्स की पार्टी खत्म कर दी। आज कई ब्रोकर्स के ऑफिस में पक्का सन्नाटा होगा। हाँ, आप कह सकते हैं। इसका तत्काल असर ये हुआ कि ब्रोकरेज कंपनी और एक्सचेंज के शेयरों में आग लग गई। जैसे MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का शेयर 2020 के बाद अपनी सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट पर आ गया। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वो क्या? जहां एक तरफ सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह गिरे, वहीं बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों में तेजी आई। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। इससे पता चलता है कि बाजार ने बजट को 2 हिस्सों में पढ़ा। उसे बजट की लंबी अवधि की बातें यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत पसंद आई, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर लगी चोट बर्दाश्त नहीं हुई। भविष्य की दिशा सही लगी, लेकिन आज की कमाई पर लगी लगाम चुभ गई। बिल्कुल। तो अब इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो साफ है कि ये बजट लंबी अवधि के ढांचागत सुधारों पर पूरी तरह केंद्रित है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और साथ ही 4.3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखकर वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखना। बिल्कुल। और साथ ही सरकार ने बाजार की सट्टेबाजी वाली कल्चर पर लगाम लगाने के लिए एक कड़ा और बहुत साफ संदेश भी दे दिया है, भले ही उसकी कीमत एक दिन के मार्केट क्रैश से चुकानी पड़ी हो। तो सुनने वालों के लिए टेक अवे ये है कि एक तरफ विकसित भारत का एक बड़ा सपना है जिसे पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हो रहा है और बीमा जैसे सेक्टर में साहसिक सुधार किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जल्दी पैसा बनाने के शॉर्टकट्स यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और सट्टेबाजी को मुश्किल और महंगा बनाया जा रहा है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। ये बजट वास्तविक अर्थव्यवस्था यानी फैक्ट्री, सड़क, रेलवे को बनाने पर जोर देता है। सही। वहीं STT बढ़ाकर डेरिवेटिव्स की आभासी अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाने की कोशिश की गई है। और यहीं से आज का हमारा अंतिम विचार भी निकलता है जिस पर सोचा जा सकता है। और वो क्या है?
सवाल ये है कि क्या कोई सरकार सिर्फ टैक्स नीति के जरिए देश के निवेश कल्चर को सफलतापूर्वक एक दिशा दे सकती है और रिटेल निवेशकों को, जैसा कि सरकार का मकसद लगता है, खुद से बचाने की इस कोशिश के अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं?